आज के इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के 25 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हमने वैदिक सभ्यता में 50 क्वेश्चंस कर चुके थे, जो दो पार्ट में बटा हुआ था, पार्ट 1 और पार्ट 2। यह हमारा एंशियंट हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है, जिसमें से हमने पहले ही हड़प्पा सभ्यता को कवर कर लिया था और यह हमारा वैदिक सभ्यता चल रहा है, जिसका कि यह पार्ट 3 है। इसमें हम 100 MCQ करेंगे और यह पार्ट भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वैदिक संस्कृति पार्ट 3। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर कि वैदिक युगीन सभा थी, गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी और राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंत्री परिषद थी। तो वैदिक युगीन सभा थी, उसमें मंत्री परिषद हुआ करता था। एक्सप्लेनेशन। वैदिक युग की अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं में सभा एक थी। सभा के साथ ही एक दूसरी संस्था थी, समिति। और अथर्ववेद में उन दोनों को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रजापति की दो पुत्री सभा और समिति को कहा गया है। एक पॉइंट यहाँ से निकल के आ रहा, और यह किस वेद में इसका उल्लेख मिलता है, तो वो है अथर्ववेद। तो इससे प्रतीत होता है कि तत्कालीन वैदिक समाज को ये संस्थाएं अपने विकसित रूप में प्राप्त हुई थी। इसका तात्पर्य है कि सभा स्थल और सभा की बैठक दोनों से ही था, मतलब कि वहां उस वक्त मंत्री परिषद हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, बी राजनीति, सी चिकित्सा और डी धर्म। तो बताना है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है, जो कि आयुर्वेद का प्रमुख पुस्तक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके उपदेशक अत्रि पुत्र पुनर्वसु, ग्रंथकर्ता अग्निवेश और प्रतिसंग्राहक चरक हैं। तो इसीलिए इन्हीं के नाम पे ये चरक संहिता पड़ा, क्योंकि इसके प्रति संस्कारक चरक हैं। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के दो प्राचीनतम आधारभूत ग्रंथ हैं। तो ये भी आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि आयुर्वेद के दो प्राचीनतम आधारभूत ग्रंथ कौन है। उसमें से ऑप्शन दे दिया जाता है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, और बाकी तीन अलग ऑप्शन। तो वो करेक्ट आंसर होगा चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, जो कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ये अभी भी है। और यह भारतीय चिकित्सा विज्ञान के बड़े तीन किताबें हैं, वो है चरक, सुश्रुत और वाग्भट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो किस प्रकार की थी, ये बताना है। तो जिस तरह से हम लोगों की शासन प्रणाली अभी भी गणतंत्र रूप से है, तो उस तरह ही वैदिक युग में भी शासन प्रणाली गणतंत्र थी। ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। इसमें शासन का प्रमुख राजा होता था। राजा वंशानुगत तो होता था, परंतु जनता उसे हटा सकती थी। इसीलिए उस वक्त के समय को गणतांत्रिक कहा गया है, गणतंत्र रूप से था कि राजा अगर कुछ गलत करे तो उसे हटाया जा सकता था। वह क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि जन विशेष का प्रधान होता था, जो अभी की इस प्रकार है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बहुत लोगों को आंसर पता है कि हमारे चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चार वेद हैं, 18 पुराण हैं, जिसमें से कि सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे प्राचीन जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि भारतीय वैदिक दर्शन में 6 प्रमुख दर्शन थे। तो उसमें से ये क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या थी? जिसका करेक्ट आंसर है सांख्य। सांख्य भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा थी। शुरुआत यहीं से किया गया था। एक्सप्लेनेशन। भारतीय दर्शन के 6 प्रकारों में से सांख्य भी एक है, जो प्राचीन काल में अत्यंत लोकप्रिय तथा प्रथित हुआ था। यह उद्वैत वेदांत से सर्वथा विपरीत मान्यताएं रखने वाले दर्शन है। इसकी स्थापना करने वाले मूल व्यक्ति कपिल कहलाए जाते हैं। यानी कि हमने भी पिछली क्लास में पढ़ा था कि सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल थे। तो वही लिख रहा है कि इसकी स्थापना करने वाले मूल व्यक्ति कपिल कहे जाते हैं। सांख्य का शाब्दिक अर्थ है संख्या संबंधी या विश्लेषण। इसकी सबसे प्रमुख धारणा सृष्टि के प्राकृतिक पुरुष से बनी होने की है। यहाँ प्राकृतिक यानी पंचम पंचमहाभूतों से बनी है। जड़ है और पुरुष यानी जीवात्मा, चेतना, योग शास्त्रों के ऊर्जा स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई किस युग में हुई? यानी कि ये हमारा 6 जो दर्शन है वैदिक सभ्यता में, वैदिक संस्कृति की 6 दर्शन, इसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से कब हुई थी? तो ऑप्शन है वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में और फिर मौर्य युग में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैदिक युग में, क्योंकि हमने पढ़ा ही है कि वैदिक युग में ही ये 6 दर्शन थे, वैदिक सभ्यता में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो कौन सी दस्तकारी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है लोहारगिरी यानी लोहार। ये लोहार वाली दस्तकारी आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, जबकि इस टाइम लोहा होने के प्रमाण मिले थे। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लोहारगिरी आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। उस व्यक्ति को लोहार कहते थे जो लोहा या इस्पात का उपयोग करके विभिन्न वस्तुएं बनाता था। हथौड़ा, छेनी आदि औजारों का प्रयोग करके लोहार फाटक, ग्रिल, रेलिंग, खेती के औजार, कुछ बर्तन एवं हथियार आदि बनाता था। लेकिन इस तरह की व्यवस्था वहां पे नहीं देखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, यानी कि यहाँ मेल करके बताना है कि कौन सा उपवेद किस वेद से संबंधित है। तो ए बी सी डी में उपवेद कुछ दिए गए हैं और 1 2 3 4 ये जो ऑप्शन है इसमें से वेदों के नाम है। तो बताना है कि कौन सा उपवेद किस वेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है आयुर्वेद। तो
आयुर्वेद किससे संबंधित है? तो आयुर्वेद है हमारा ऋग्वेद से संबंधित। दूसरा धनुर्वेद, धनुर्वेद हमारा है यजुर्वेद से संबंधित। गंधर्व वेद, यह उपवेद सामवेद से संबंधित है। और शिल्प वेद, यह उपवेद हमारा अथर्ववेद से संबंधित है। इसे आप ध्यान रखिएगा, ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दूसरे से 7वें मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद के द्वितीय से सप्त मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो हमारे 4 वेद है, उसमें से जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में किया गया है? मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ऋग्वेद में पूजा पाठ मंत्रों के वर्णन है। सामवेद में गाए जाने वाली ऋचाओं के वर्णन है। और अथर्ववेद में जादुई माया, जादू टोना, भूत पिचास, इस सब के बारे में बताया गया है। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है ये बताना है कि आर्य शब्द किस चीज को इंगित करता है। भाषा समूह को, नृजाति समूह को, यायावरी समूह को, या फिर श्रेष्ठ वंश को? तो आर्य शब्द का अर्थ होता था श्रेष्ठ या कुलीन, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को, ऑप्शन नंबर। ये पिछले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य शब्द अर्धातु से बना है, जिसका अर्थ है संस्कार द्वारा श्रेष्ठता स्थापित कर लिया हो। मैक्स मूलर ने आर्यों का भारत आना मध्य एशिया से माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और आर्यों का समाज पितृ प्रधान समाज था। ये कुछ जानकारी थी जो पिछले क्वेश्चन से थी, हमने एक्सप्लेनेशन इसका नहीं किया था, तो मैंने फिर से अभी कर लिया। और इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि आर्य शब्द किसे इंगित करता है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है, आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ वंश को, यानी आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश से बिलोंग करते थे। तो इसका मतलब है कि आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। इसका एक्सप्लेनेशन है, ऋग्वेद सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म का स्रोत है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 7, 8, 9 या 10? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। एक्सप्लेनेशन, ऋग्वेद सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म का स्रोत है। इसमें 1028 सूक्त हैं, जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है। यह दुनिया के सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है। इस संहिता में 10 मंडल, 1028 सूक्त, वेद मंत्र के समूह को सूक्त कहा जाता है, जिसमें एक द्वैत तथा एकार्थ का ही प्रतिपादन रहता है। इसके आवाहन करने वाले
पुरोहित को होत्री कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर था कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और इसके मंत्रों को उच्चारण करने वाले पुरोहित को, पुजारी को होत्री कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य भारत में संभवतः आए किस टाइम पे, कहाँ से आए, ये पूछा जा रहा है कि आर्य भारत में संभवतः आए यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से या किसी अन्य क्षेत्र से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया से। तो आर्य भारत आए मध्य एशिया से। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई थी और यह मध्य एशिया से भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। यजुर्वेद कुछ गद्य और कुछ पद दोनों में रचित है, यानी कि अंशतः गद्य रूप में रचित है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है कि यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है और 4 वेदों में से एक है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य और पद मंत्र हैं। यह हिंदू धर्म के 4 पवित्रतम प्रमुख ग्रंथों में से एक है और अक्सर ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद माना जाता है। इसमें ऋग्वेद के 663 मंत्र पाए जाते हैं। फिर भी इसे ऋग्वेद से अलग माना जाता है क्योंकि यजुर्वेद मुख्य रूप से एक गद्यात्मक ग्रंथ है और यज्ञ में कहे जाने वाले गद्यात्मक मंत्रों को यजुस कहा जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के आ रहा है कि यज्ञ के मंत्रों को क्या कहा जाता था, यज्ञ में कहे जाने वाले गद्यात्मक मंत्रों को क्या कहा जाता था? तो उसका करेक्ट आंसर होगा यजुस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले ही इसको भी डिस्कशंस किया था कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। इसके बारे में बताया गया था जब हम देख रहे थे कि उसकी शासन व्यवस्था मंत्री परिषद की थी, उस क्वेश्चंस में, हमारे फर्स्ट क्वेश्चंस में। इसका आंसर बताना है आप लोगों को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में इस बात का वर्णन है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। एक्सप्लेनेशन, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा इसमें कुरु देश की समृद्धि का अच्छा विवरण मिलता है। इस वेद में आर्य एवं अनार्य विचारधारा का समन्वय है। उत्तर वैदिक काल में इस वेद का विशेष महत्व भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विदत। तो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी विदत। एक्सप्लेनेशन, यह आर्यों की सर्व प्राचीन संस्था थी। इसे जनसभा भी कहा जाता था। रॉथ के अनुसार विदत संस्था सैनिक
असैनिक तथा धार्मिक कार्यों से संबंधित थी। इसी कारण के पी जायसवाल विदत को एक मौलिक बड़ी सभा मानते थे। रामशरण शर्मा इसके आर्यों की प्राचीनतम संस्था मानते थे। उनका मानना है कि ऋग्वेद में विदत का उल्लेख 22 बार हुआ है। आपके अनुसार विदत ऐसी संस्था थी जो युद्ध में लूटी गई वस्तुओं अथवा उपहार और समय समय पर मिलने वाली भेंटों की सामग्रियों का वितरण करती थी। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां भी सभा और विदत में भाग लेती थी। इस प्रकार सभा, समिति, विदत और परिषद वैदिक राजतंत्र में सहायक के रूप में काम करती थी। ऋग्वेद तथा इस पर लिखे गए ब्राह्मण एवं ऐतरेय ब्राह्मण दोनों में राजा के निर्वाचन संबंधी सूक्त पाए जाते हैं। ये बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन था इस पे, लेकिन इसमें से बहुत बातें निकल के आई है। इस सबसे प्राचीन संस्था थी विदत। इसका मतलब था सैनिक, असैनिक तथा धार्मिक कार्यों से संबंध था। इसका ऋग्वेद में 22 बार उल्लेख हुआ है और इसमें स्त्रियां की सभा और भाग लेती थी। ऋग्वैदिक काल में सभा और विदत में स्त्रियां भी भाग लिया करती थी। इस सब का भी साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ग्रंथ। एक्सप्लेनेशन, शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं व माध्यन्दिनी से संबंध है। यह सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके रचयिता याज्ञवल्क्य को माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण के अंत में उल्लेख है शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों का पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन मिलता है। 6 से 10 कांड तक को सांडिल्य कांड कहते हैं। इस सब का कोई मतलब नहीं है, बस ये देखना है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है शतपथ ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? यानी कि गोत्र, ये जो व्यवस्था थी ये कब से शुरू हुई थी, किस काल से? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल से ही ये गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी। वैदिक युग में यव कहा जाता था। किसे कहा जाता था? यव, गेहूं, चावल, जौ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पिछले क्वेश्चंस का। तो वैदिक काल में यव जौ को कहा जाता था। जौ मुख्य अनाज था। शाकाहार का प्रचलन था। सोम रस का भी प्रचलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? चावल, गेहूं, जौ या फिर कपास? तो व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चावल। चावल के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया है। एक्सप्लेनेशन, व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। धान, चावल अन्य को कहते थे। धान का खेत को भी कहते थे व्रीहि। चावल का बीज या दाना को भी व्रीहि कहा जाता था। तो व्रीहि शब्द इन सब के लिए यूज हुआ है, क्योंकि चावल धान से ही बना होता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्व का अर्थ है, अथर्व का अर्थ क्या है यह बताना है। तो अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। पवित्र जादू को अथर्व कहा जाता था। एक्सप्लेनेशन, अथर्ववेद संहिता हिंदू धर्म के पवित्रतम वेदों में से चौथे वेद अथर्ववेद की संहिता अर्थात मंत्र भाग है। इस वेदों को ब्राह्म वेद भी कहते हैं। इसमें देवताओं की स्तुति के साथ चिकित्सा विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र हैं। अथर्ववेद संहिता के बारे में कहा गया है कि जिस राजा के राज्य में अथर्ववेद जानने वाला विद्वान शांति स्थापन के कर्म में निरत रहता है, वह राष्ट्र उपद्रवहित होकर निरंतर उन्नति करता है। उपद्रव रहित होकर निरंतर उन्नति करता है, यानी कि इसका अर्थ था पवित्र ग्रंथ, पवित्र जादू, जिसमें से कि उन्नति की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। तो हमारा सबसे प्राचीन व्याकरण जो था वह था अष्टाध्यायी, और इसके रचनाकार कौन है, यह हमारा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि हैं। एक्सप्लेनेशन, पाणिनि संस्कृत व्याकरण शास्त्र के बड़े प्रतिष्ठित और न्यायमय आचार्य थे। इनका जन्म पंजाब के सालातुला में हुआ था, जो आधुनिक पेशावर पाकिस्तान के करीब था। अष्टाध्यायी मात्र व्याकरण ग्रंथ नहीं, इसमें प्रकारांत से तत्कालीन भारतीय समाज का पूरा चित्र मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। मनुस्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनुस्मृति। मनुस्मृति हमारा सबसे प्राचीनतम स्मृति है। स्मृति, भारत में वेदों के उपरांत सर्वाधिक मान्यता और प्रचलन मनुस्मृति का ही है। इसमें 4 वर्णों, 4 आश्रमों, 16 संस्कारों तथा सृष्टि उत्पत्ति के अतिरिक्त राज्य की व्यवस्था, राज्य के कर्तव्य, भांति भांति के विवादों, सेना का प्रबंध आदि उन सब विषयों पर परामर्श दिया गया है जो मानव मात्र के जीवन में घटित होना संभव है। यह सब धर्म व्यवस्था वेद पर ही आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। तो हमारा आदि काव्य कौन सा था, रामायण, महाभारत, गीता या फिर भागवत पुराण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामायण। रामायण हमारा आदि काव्य था। एक्सप्लेनेशन, रामायण कवि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का एक अनुपम महाकाव्य है। इसके 24,000 श्लोक हिंदू स्मृति का वह अंग है जिसके माध्यम से रघुवंश के राजा राम की गाथा कही गई है। रामायण के 7 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ जी देव ऋषि नारद से यह कथा सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने विस्तार पूर्वक रामायण महाकाव्य की रचना की थी। जो कोई भी इसके प्रसंग सुनता है वह स्वर्गलोक को जाता है, यह उसमें बताया गया है। इसके साथ ही हमारा यह क्वेश्चन का सीरीज पार्ट 3 खत्म होता है, जिसमें से कि हमने अभी तक 25-25 क्वेश्चंस करके वैदिक सभ्यता से 3 पार्ट किए हैं, यानी कि कुल मिलाकर हमारा 75 क्वेश्चन यहाँ कवर होता है। इसके बाद हम कल फिर से नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, पार्ट 4, जिसमें से 25 क्वेश्चंस करेंगे और इस तरह से वैदिक संस्कृति के 100 क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे।
इसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा महाजनपद काल, जिसमें फिर हम उसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार और जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के। तो ये हमारा क्वेश्चंस का कलेक्शन था। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसके साथ जुड़े रहिए और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कम से कम पूरा देखें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।